आपको उस विरासत टैक्स के बारे में भी बताऊंगा जिसका जिक्र राहुल गांधी के गुरु और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पिट्रोडा ने किया। दोस्तों, वही सैम पिट्रोडा जिन्होंने 1984 सिख दंगों के सवाल पर, याद है आपको क्या कहा था? हुआ तो हुआ। इस बार सैम पिट्रोडा ने कहा है कि अमेरिका में एक विरासत टैक्स है, यूएस में एक विरासत टैक्स है जिसमें व्यक्ति की मौत के बाद उसकी 55% संपत्ति यानी आधे से ज्यादा संपत्ति सरकार ले लेती है। सैम के मुताबिक ये एक दिलचस्प कानून है दोस्तों, और उन्हें यह कानून ठीक लगता है। उन्होंने इस कानून पर भारत में भी चर्चा और बहस करने की मांग की। यानी इस तरह से मैं समझ सकता हूं और आप समझ सकते हैं कि सैम पिट्रोडा ने भारत में ऐसे कानून लागू करने की वकालत की है। इस बयान ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उस दावे को भी और बल दे दिया दोस्तों, जिसमें वो लगातार कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आई तो आपकी आधी संपत्ति छीन ली जाएगी। पहले आप सैम पिट्रोडा के वो बयान को सुनिए, उसके बाद मैं आपको विरासत टैक्स के ओरिजिन और उसकी हकीकत के बारे में बताऊंगा। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. सैम पिट्रोडा ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की नई धार दे दी है दोस्तों, लेकिन कांग्रेस को मुसीबत में भी साथ में डाल दिया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस पे स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रहे हैं, पर खुद सैम पिट्रोडा ने भी इस पे सफाई दी है और कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हमलावर हो चुके हैं दोस्तों। देखिए सैम पिट्रोडा के बयान पे किस तरीके से आज देश के चुनाव का एजेंडा सेट हो चुका है इस स्पेशल रिपोर्ट में। In the daily struggles of your life, he can only transfer probably 45% to his children. कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है, थोड़ा सा। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। He is not reflecting the official position of the Indian National Congress. जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। वो कह रहे हैं कि हम लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। सर पित्रोदा ने साफ कर दिया कि न मैंने ये भारत के संदर्भ में बोला, न इसका कुछ लेना देना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया है एक एक व्यक्ति की कितनी कमाई है, पहले वो एक एक व्यक्ति की कमाई नापेंगे, तोलेंगे, फिर जिसको जी चाहे कांग्रेस वाले बांटेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में साफ तौर से अंकित है कि इस देश में आर्थिक असमानता को खत्म करना चाहिए। आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए आपको किसी और से पैसा लेके दूसरे को देने की जरूरत नहीं है। इनके मैनिफेस्टो में विदेश की फोटोएं थी जिसका ये खंडन नहीं कर पाए। अब यह साफ हो गया कि वो फोटोएं किसी गलती के तहत नहीं थी। आप उस बचत के ऊपर क्या 45% टैक्स लगाना चाहते हैं? दोस्तों अब मैं आपको सैम पिट्रोडा के दावे का सच बताना चाहता हूं। उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है।
अब एग्जैक्टली ये विरासत टैक्स क्या है दोस्तों? एक ऐसी कर व्यवस्था है, टैक्स की व्यवस्था है, जिसमें किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार रख लेती है दोस्तों। अब सवाल है कि क्या यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा कानून है जिससे लोगों की आधी से ज्यादा संपत्ति सरकार छीन लेती है? दोस्तों, संयुक्त राज्य पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में व्हाइट हाउस से विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया जाता, बल्कि वहां के कुछ राज्य विरासत टैक्स लगाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिर्फ दोस्तों 6 प्रांतों में ही विरासत टैक्स की व्यवस्था लागू है। न्यू जर्सी में 20 लाख रुपए से ज्यादा संपत्ति पर विरासत टैक्स 11 से 16% तक लगाया जाता है। दोस्तों, पेंसिल्वेनिया में 3 लाख रुपए से ज्यादा संपत्ति पर ही यह व्यवस्था लागू है। वहां 4 से 15% तक का यह टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों, नेब्रास्का में 80 लाख रुपए से ज्यादा पर 11 से 15% टैक्स लगता है। मैरीलैंड में 80,000 रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर 10% टैक्स लगता है। केंटकी में 80,000 रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर 4 से 16% टैक्स लगता है। और ओहायो में 40,000 रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर 1 से 4% टैक्स विरासत टैक्स के रूप में लगता है। लेकिन वहां अगले 2 साल में विरासत टैक्स दोस्तों अब पूरी तरीके से हटाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 6 प्रांतों में से ज्यादातर प्रांतों में अपनी संतान, माता पिता और दादा दादी को संपत्ति देने पर कोई विरासत टैक्स नहीं लगता, लेकिन दामाद, बहू और दोस्त या रिश्तेदार को संपत्ति देने पर विरासत टैक्स लगाया जाता है। संपत्ति के हिसाब से दोस्तों टैक्स का अलग अलग ब्रैकेट भी रखा गया है। दोस्तों, सबसे ज्यादा विरासत टैक्स लेने के मामले में अगर अब बात करी जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहां है और टॉप पर कौन है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, जापान से सबसे ज्यादा 55% तक विरासत टैक्स लगता है। दक्षिण कोरिया में 50% से ज्यादा विरासत टैक्स लगता है। फ्रांस में 45% विरासत टैक्स लगता है। ब्रिटेन में 40% विरासत टैक्स लगता है और अमेरिका में 40% तक विरासत टैक्स लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देश की जनता का इसमें क्या मंतव्य है। हमारी मेहनत की कमाई हमारे में ही रहना चाहिए, ना कि वो दूसरे के। इसलिए लोगों के अंदर वो जो होता है काम करने की जागरूकता, वो मर जाएगी। उनको हमारे परिवार का अधिकार होगा तो अच्छा है, और इसमें से जो टैक्स लेके जो बचेगा गरीबों तक पहुंचाएगा या देश के हित में डालेगा तो भी अच्छा है। इसके लिए जो राहुल गांधी विचार लेके आए हैं बहुत अच्छा है। विचार तो उनका अपने हिसाब से अच्छा है, लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये वाकई उनकी सरकार आने के बाद ये सब लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मेरा यही बोलना है कि अगर आप कोई भी सरकार आ रही है तो बट ऐसा कोई भी टैक्स रखो कि जो हर जो पर्सन है वो बेयर कर सके, ना कि मतलब जिसका पगार भी है वो भी टैक्स ही दे रहा है। पे तो करना चाहिए, चाहे हम करें, बड़ी इंडस्ट्री है, जो भी है XYZ वो पे कर रहे हैं अपने हिसाब से, पे करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आना चाहता हूं आपके अगले सवाल पे। मतलब साफ है दोस्तों, ये टैक्स जो है ये कोई पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं लगता, और ये टैक्स जो है अगर आप प्रॉपर्टी अपने किसी भी रिश्तेदार को देते हैं उसमें अमेरिका के अंदर लगता है। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं दूसरे सवाल के ऊपर। दोस्तों, भड़काऊ भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी अब मुसलमानों को भड़काने के लिए क्या नई मुहिम में जुड़ चुके हैं। दोस्तों, बिहार के किशनगंज में 26 अप्रैल को शुक्रवार को यानी जुम्मे के दिन वोटिंग होनी है। इस तारीख को मुबारक दिन बताते हुए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है दोस्तों, जिसमें वोट बैंक की राजनीति साफ साफ दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ओवैसी के एक आरोप पर तीखा प्रहार किया है। सवाल यह है कि क्या जुम्मे के दिन होने वाले मतदान पर लोगों को इस तरीके से भड़काना भाईजान की जीत के लिए डेस्परेशन दिखाता है? ये सवाल उठ रहा है दोस्तों। मेरा भाई वोट डालना है, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। बल्ले से जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है। जुम्मे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष इन दिनों
चुनाव मैदान में अपनी पूरी ताकत से मुसलमानों को ऐसे ऐसे संदेश दे रहे हैं मानो जैसे कोई जंग छिड़ी हुई हो। अपनी पार्टी को कामयाब करिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जुम्मे के दिन अपने उम्मीदवार की जीत के लिए वो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि शैतानी ताकतों को कामयाब नहीं होने देंगे। वो यहाँ के लोगों को जुम्मे की नमाज से पहले और नमाज पढ़कर वोट डालने जाने के लिए कह रहे हैं। जुम्मे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। जुम्मे के दिन को मुबारक दिन बताते हुए ओवैसी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। दरअसल 26 अप्रैल के रोज यानी जुम्मे के दिन भड़काऊ भाईजान किशनगंज लोकसभा सीट पर पूरा जोर लगा रहे हैं। यहाँ पर 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है और त्रिकोणीय मुकाबला जेडीयू, AIMIM और कांग्रेस के बीच है। अब किशनगंज के लोगों के मन में क्या है ये वो उनसे जानते हैं। वो दिखाने वाला दिखाते रहेंगे भाजपा का डर। भाजपा से तो 14 साल एनडीए के साथ गठबंधन रह के इतना विकास किया। नीतीश कुमार है तो बिहार है, नीतीश कुमार है तो विकास है। आज नीतीश कुमार कोई धर्म की राजनीति नहीं करता है। मुख्यमंत्री जितना युवाओं को दिया है आज दूसरा मुख्यमंत्री दे नहीं पाया है। नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन से पीछे इसलिए हटा कि नीतीश जी को कभी ये पसंद नहीं है कि जो काम ना करे निकम्मा रहे। दरअसल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संपत्ति पर धर्म विशेष के अधिकार को लेकर सवाल उठाए हैं, ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तभी से ओवैसी भड़काने वाले अंदाज में है। अपने भाषण में ओवैसी जुम्मा, मुबारक दिन, नमाज, हुकूमत का जुल्म, नफरत जैसे शब्द भेदी बाणों का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। भड़काऊ भाईजान खुल्लम खुल्ला जज्बातों से खेलते नजर आ रहे हैं। बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं। जब से आप वजीर आजम बने नफरत को आम कर दिया गया। वहां पर आप उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, वहां पर आप देखते हैं कि एक साबिका रुकने पार्लियामान को गोली मार दी गई, अतीक को। एक साबिका रुकने असेंबली है, जेल में है, जहर देकर उसको मार दिया गया। सवाल ये भी है कि क्या ओवैसी अपनी सियासत चमकाने के लिए जुम्मा और जुम्मे की नमाज दोनों का जिक्र कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या इससे उन्हें मुस्लिम वोटरों को लुभाने की नई चुनावी रणनीति हाथ लग गई है। वैसे ओवैसी के बयानों पर बीजेपी भी चुप बैठने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओवैसी जिस तरह से शब्दभेदी बाण छोड़ते हुए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, बीजेपी ने भी उसका करारा जवाब दिया है। मगर याद रखिए 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जुमे की नमाज से पहले भी जाइए, जुमे की नमाज के बाद भी जाकर वोट डालिए। जो भी वो शैतान छोड़ेंगे, सारे शैतान को डब्बे में बंद करके, और उस दिन हम लोगों के शुक्रवार को संतोषी माता होती हैं, संतोषी माता का मुंह देख के जाएगा, सारे शैतान नाश हो जाएंगे। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास, अगर गरीबों में घर बांटा तो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। ये वो लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए, उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। इससे पहले भी वो हैदराबाद में भी धार्मिक स्थल को लेकर बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि ये उनकी फितरत है और पार्टी का नाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मगर वो एक सेकुलर पार्टी मानी जाती है। परंतु मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता इन सारे विषयों को समझ रही है और इसका माकूल जवाब देगी। ओवैसी का दोस्तों नहीं है कोई अता पता जब से आई है माधवी लता। दोस्तों
दोस्तों, इस नारे के साथ आज हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता, और उन्होंने भाग्य लक्ष्मी मां की पूजा कर अपनी जीत की कामना करी। आज माधवी लता ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया। इससे पहले हैदराबाद के चार मीनार से जैसे ही उनका रोड शो निकला, साफ हो गया दोस्तों, इस बार असदुद्दीन ओवैसी की राह आसान नहीं है। यहां बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। माधवी लता का नाम इतना गूंजना चाहिए कि हर घर घर गली गली जाए। ओवैसी का नहीं कोई अता पता जब से आई। मेरी बहनें सामने खड़ी है पगड़ी पहन के, आप सब लोग भी मेरे साथ बोलेंगे, ओवैसी का नहीं कोई अता पता। दोस्तों, माधवी खुद भी ओवैसी के बयानों पर जमकर तीर छोड़ रही हैं। जब असदुद्दीन खुद के कौम को बर्बादी के ऊपर लेके जाते हुए ये एक बार भी नहीं सोचे कि प्रधानमंत्री जी जो इतनी योजनाएं लेके आए हैं, बताइए कौन से योजना पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है? बताइए। 2 टर्म से प्रधानमंत्री सबको साथ लेके निकल रहे हैं। अरे असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे लोगों को तो मुंह बंद करवा देना चाहिए। दोस्तों, चुनावी रणनीति हो या फिर नैरेटिव सेट करना, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी पार्टियों से कई आगे रहते हैं। अगला सवाल यही है कि क्या 400 पार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा क्रांति कर रहे हैं? मैं ये क्यों कह रहा हूं और आपने ये सवाल क्यों कहा? दोस्तों, दरअसल आज भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो हुआ। पीएम मोदी का हर बार होने वाले रोड शो से कुछ ही अलग था। इस रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता को भगवा रंग से जोड़ने की कोशिश करी। रोड शो की पूरी तस्वीर देखेंगे तो पाएंगे कि पूरी रोड शो भगवा में था। दोस्तों, रोड शो के रास्ते और रोड शो में इस्तेमाल गाड़ी भगवा रंग से रंगी थी। वहां कार्यकर्ता तक भगवा रंग में रंगे थे। दोस्तों, जिस भगवा रंग से विपक्ष को चिढ़ है, भारतीय जनता पार्टी उसी भगवा रंग पर अडिग है। भोपाल की सड़कों पर सब भगवा ही भगवा दिख रहा है। प्रधानमंत्री के काफिले से लेकर सड़कें तक भगवा में हो गई हैं। पीएम मोदी का रोड शो करीब 1 किलोमीटर लंबा है। इस रोड शो के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर भगवा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, क्योंकि रोड शो में जिस गाड़ी पर पीएम मोदी सवार हैं, वो भगवा रंग में रंगी हुई है। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, उस रास्ते पर दोनों तरफ भगवा रंग के कपड़े लगाए गए हैं। बीजेपी के झंडों के साथ साथ पूरे रास्ते में भगवा झंडे भी लहरा रहे हैं। रास्ते में जितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, वो भी भगवा रंग की हैं। पूरे रास्ते पर जितने तोरण द्वार बनाए गए हैं, वो भी भगवा में हैं। रोड शो को देखने के लिए सैकड़ों साधु संत भी भगवा कपड़े में पहुंचे हैं। सुनिए, रोड शो को भगवा में करने पर साधु संतों का क्या कहना है। देखिए, हमारा भारतवर्ष प्रारंभ से ही सनातनी है। इसको ना कोई मिटा पाया ना कोई मिटा पाएगा। भगवा अपने आप में शांति का प्रतीक है और शुरू से ही हमारे साधु संत महात्मा एवं हमारे धर्म पुराणों में सभी ने भगवा का उल्लेख हुआ है। भगवा कोई गलत रंग नहीं है, सनातनी है और संत महात्माओं से वो जुड़े हुए हैं, इसलिए सनातन धर्म की पार्टी है। और सनातन धर्म को लेकर अब ये लोग अपवाद उठाएं तो उठाएं, भले ही ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग राक्षस प्रवृत्ति के भी होते हैं जो उसकी वो करते हैं, निंदा करते हैं। साधु संत कह रहे हैं कि भगवा भारतीय सनातन का रंग है और अगर उसे कोई आगे बढ़ा रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसी भगवा रंग से विपक्षी दलों को चिढ़ है। इनमें सबसे आगे है ममता बनर्जी। देश के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन का लोगो भगवा हुआ तो उस पर ममता ने आपत्ति जताई। ममता बनर्जी को टीम इंडिया की भगवा प्रैक्टिस जर्सी देखकर भी तकलीफ होती है। दूरदर्शन के भगवा रंग पर कांग्रेस ने भी ऐतराज जताया है। बहस है इस देश में संविधान बचाने की। 75 साल के इस अमृत काल में 10 साल बाद जब मोदी जी का शासन हो गया, विकसित भारत की जब बात करते हैं, जब लोकतंत्र बचाने की बहस है। भोपाल में पीएम मोदी के रोड शो के जरिए बीजेपी चुनाव में भगवा लहर का प्रचार कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि कैसे पीएम मोदी ने एक शब्द बोले बिना सिर्फ रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया।
बगैर बोले भी भाजपा का प्रचार कैसे करते हैं ये रोड शो के माध्यम से उनने करके दिखाया है। मेरे हाथ में भी कमल का फूल दिया, उनने भी कमल के फूल का चिन्ह लिया। जिस तरह से किसी विज्ञापन में प्रोडक्ट के रंग से जुड़ा रंग रखा जाता है, बीजेपी की रणनीति भी ठीक वही है। बीजेपी के झंडे में बड़ा हिस्सा भगवा रंग है, इसीलिए बीजेपी इस रंग को आम जनता से जोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री का रोड शो बीजेपी की भगवा लहर वाली रणनीति का हिस्सा है। भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया। संदेशखाली खुश दिख रहा है दोस्तों, वहां की माताएं काफी खुश दिख रही है, क्योंकि ये संदेशखाली का खलनायक जोर जोर से बच्चों की तरह रो रहा है। वो चुप ही नहीं हो रहा दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शेख शाहजहां की। अब मैं आपको इन दो तस्वीरों को दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहली तस्वीर में कभी दबंगाई दिखाने वाला शेख, कई आरोपों में नामजद होने वाला शाहजहां, ममता दीदी का लाडला नेता, पूरे इलाके में गुंडागर्दी करता था, लेकिन आज पुलिस वैन में बैठे बैठे रो रहा है दोस्तों। इसकी आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं। जब पाप का घड़ा भरता है और कानून का शिकंजा कसता है तो शहंशाह की तरह रहने वाले अपराधी भी कांप उठते हैं दोस्तों। महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले शेख की ये तस्वीर देख क्या कह रही है संदेशखाली की माताएं, आप भी सुनिए। तेरे को भी आज रोना पड़ रहा है। ये महिलाएं संदेशखाली के उस खलनायक को अपने मोबाइल फोन पर बच्चों की तरह रोते हुए देख रही हैं, जिसकी दहशत से पूरा इलाका हिंसा का शिकार हो गया था। महिलाओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। संदेशखाली में आतंक का राज हो गया था। आज भी इन महिलाओं का दर्द छलक जाता है जैसे ही वो शाहजहां शेख की गुंडागर्दी की बात याद करती हैं। शाहजहां शेख किस बात पे रो रहे? इतने उनके तो कोई डर नहीं है, कोई ये नहीं है, तो फिर क्यों रो रहे हैं आप? अब रोने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी तो शुरू होगा, अभी बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है। 2011 से जो आंसू संदेशखाली की माँ बहन की आंखों से पड़ा है, वो आंसू अभी तक नहीं सूखा है। तो हम लोग चाहते हैं शाहजहां शेख की कठिन से कठिनतम सजा हो, और ये मगरमच्छ की आंसू जो रो रहा है उसमें संदेशखाली की माँ बहन नहीं पिघलने वाले। तृणमूल कांग्रेस का पूर्व नेता और संदेशखाली का गुनहगार शाहजहां शेख इस वक्त जेल में है। वो मंगलवार को अपनी पत्नी और बेटी को देखकर भावुक हो गया था और अपने आंसू नहीं रोक पाया। बशीर हाट कोर्ट से अलीपुर प्रेसिडेंसी जेल के रास्ते में अपने परिवार से बात करते समय शाहजहां शेख सिर्फ रोता रहा, बस रोता रहा। संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख को मंगलवार को बशीर हाट कोर्ट ले जाया गया था, जहां से उसे 14 दिन की हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन एक वक्त था जब ममता दीदी के राज में संदेशखाली में महिलाओं की प्रताड़ना और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। उस वक्त ये दंदनाते हुए मोटरसाइकिल पर दबंगई भी दिखाया करता था। शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न जैसे संगीन आरोप हैं। शेख पहली बार चर्चा में तब आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां से बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ करने पहुंची थी। उस समय उसके गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया था, लेकिन शेख फरार हो गया और पूरे 55 दिन के बाद पुलिस ने इसी साल फरवरी में उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बाद भी वो विक्ट्री साइन बनाकर अपने आप को किसी शाहजहां से कम नहीं समझ रहा था। ममता दीदी के राज में वो बार बार बचता रहा, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट की गिरफ्तारी के आदेश के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अब बस वो रो रहा है। इस बीच संदेशखाली से बीजेपी ने पीड़िता रेखा पात्रा को उम्मीदवार बना साफ कर दिया कि न्याय की जंग में इस बार लड़ाई आर पार की है। टीएमसी की गुंडाबाहिनी थे और शेख शाहजहां, उत्तम सोद्दार और शिबू हाजरा प्रसाद, तो इतना दिन उन्होंने लोगों की आंसू फैलाया, माँ बहन की आंसू फैलाया। आज उनका आंसू बह रही है क्योंकि वो अभी जान चुकी है जो इतना दिन वो जितना अत्याचार किए हैं वहाँ लोगों के ऊपर, तो उनका भी आंसू फैलाने के समय आ गया। लोकसभा चुनाव के दौरान ममता दीदी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी अब भी
बीजेपी को आईना दिखाने के नाम पर पलटवार कर रही है। भाजपा का बहुत टॉप लीडरशिप का नाम ले सकता हूँ। जब वो मर्डर केस में अरेस्टेड था और उसका चेहरे का क्या हाल था, तो वो पुराना जो वीडियो है ना, वो भाजपा को रिक्वेस्ट करूंगी वो देख ले। अभी ये संदेशखाली भी तृणमूल जीतने वाला है। जाहिर है अब संदेशखाली की जनता अपनी वोट की ताकत से संदेशखाली की किस्मत तय करेगी। कोलकाता से सुमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों अब आपको बताते हैं शेख शाहजहां की क्राइम की कुंडली, जिससे देखकर आपको भरोसा नहीं होगा कि ये वही शेख है जिसकी इतनी बड़ी क्राइम की कुंडली हो सकती है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शाहजहां शेख का खुद का नाम संदेशखाली में एक बाजार चलता है इसके नाम पे। कई जमीन घोटालों में भी एक आरोपी है, बंगाल राशन घोटाले का मुख्य आरोपी है। वही नहीं दोस्तों, महिलाओं के शोषण से जुड़े अपराध में भी ये लिप्त है, जबकि किसानों की जमीन हड़पने जैसे मामलों में भी ये एक मुख्य आरोपी है। संदेशखाली के खलनायक के खिलाफ करीब 1000, जी हां 1200 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। मुसीबत के वक्त लोग भगवान को याद रखते हैं दोस्तों, और तब भगवान किसी न किसी रूप में अपने दूतों की मदद के लिए जरूर आ जाते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच के कारण पहाड़ से बर्फ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा है। एवलांच के कारण एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में ही फंस गई थी। उस एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला थी जिसकी डिलीवरी होने वाली थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ को बुलाया गया। बीआरओ की टीम ने बर्फ हटाने वाली मशीन के जरिए एम्बुलेंस को बर्फ के बीच में से निकाला। एम्बुलेंस के बर्फ में फिसलने का भी डर था, इसीलिए बीआरओ के जवान भी एम्बुलेंस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बीआरओ की मदद से एम्बुलेंस में बैठी महिलाएं सकुशल और सही समय पर अस्पताल पहुंच चुकी है, और मैं आज बीआरओ को सैल्यूट करना चाहता हूं। जो अमेरिका दूसरे देशों को बहुत नसीहत देता है, मानवाधिकार पर ज्ञान देता है, लेकिन खुद नैतिकता भूल जाता है। कल हमने और मैंने आपको यह बताया था कि कैसे सीए पर अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा था कि सीए कानून भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। बताइए, यूएस हमें बता रहा था। लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि कैसे अमेरिका अपने देश में लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों अमेरिका में गन कल्चर है, जिसकी वजह से आए दिन वहां पे ये खबरें आती रहती है कि अमेरिका के स्कूलों में गोलीबारी हो गई है और बच्चों की जान चली गई है। लेकिन लाचार अमेरिका सरकार चाहकर भी गन कल्चर पर लगाम नहीं लगा पाती, उल्टा अब तो इसे बढ़ावा देने पर लगी हुई है। अमेरिका ने जी हां ऐसा ही एग्जैक्टली किया है। अमेरिका का एक राज्य है टेनेसी, इस राज्य में अब स्कूल, ध्यान से सुनिएगा, स्कूल के टीचर ने भी अब बंदूक रखी सकती है, मतलब स्कूल का टीचर भी बंदूक रख सकता है टेनेसी में। टेनेसी राज्य ने इसके लिए एक कानून पास किया है। हैरान करने वाली बात है कि जब वहां के लोगों ने इस पे प्रोटेस्ट किया, उस सरकार ने, राज्य सरकार ने प्रोटेस्ट को कोई भाव नहीं दिया, उसका कोई असर नहीं हुआ। यह है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मानवाधिकार, यह है अमेरिका की नैतिकता। और अब मैं आपको जरा सोचिए कि कैसे स्कूली छात्र जो इस वक्त स्कूल के अंदर जा रहे होंगे टेनेसी में, उनको हमेशा डर रहेगा कि उनके टीचर के पास बंदूक है। देखिए रिपोर्ट। एक हाथ में किताबें और दूसरे हाथ में बंदूक। अब अमेरिका के स्कूलों में टीचर कुछ इसी तरह से नजर आएंगे, क्योंकि अमेरिका ने स्कूल टीचर्स को बंदूक साथ में रखने की इजाजत दे दी है। अमेरिका में स्कूलों में फायरिंग की घटनाएं आम बात हो चुकी हैं। हर महीने अमेरिका के स्कूलों से गोलीबारी की खबरें आती हैं और इनमें कई मासूम मारे जाते हैं। ना तो बराक ओबामा, ना ही डोनाल्ड ट्रंप और ना ही जो बाइडेन, अब तक कोई भी राष्ट्रपति अमेरिकी गन कल्चर को नहीं रोक पाया। उल्टा अब तो उसने अपने देश के स्कूलों को और ज्यादा असुरक्षित बना दिया है। अमेरिका के टेनेसी राज्य में स्कूल टीचर और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को अपने साथ बंदूक रखने की इजाजत मिल गई है। इसके लिए बाकायदा टेनेसी राज्य में कानून बना दिया गया है। कानून के मुताबिक स्कूल के टीचर या स्टाफ अपने साथ बंदूक रख सकेंगे। ये खबर भले ही अमेरिका के टेनेसी राज्य के स्कूल टीचर्स के लिए राहत भरी हो, लेकिन ये हजारों माता पिता के लिए बड़ी चिंता की वजह बन गया है। अमेरिकी छात्रों के अभिभावक इस बात से परेशान हैं
कि न जाने कौन सा टीचर कब स्कूल में फायरिंग कर दे। अमेरिका के जिस टेनेसी राज्य ने ये कानून बनाया है, इसी राज्य में पिछले साल एक पूर्व छात्र अपने स्कूल में घातक हथियार लेकर पहुंच गया था। उसने क्लासरूम में घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना से अमेरिका ने यही सबक लिया है कि बंदूक पर लगाम मत लगाओ, उल्टा स्कूल के टीचर और स्टाफ के हाथ में ही बंदूक थमा दो। हालांकि टेनेसी राज्य ने टीचर्स को स्कूल में बंदूक लाने से जुड़े कुछ नियम तय किए हैं। टीचर को बंदूक रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और प्रिंसिपल से लिखित मंजूरी लेनी होगी। टीचर को एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा देनी होगी ताकि ये जांचा जाए कि टीचर मानसिक रूप से बंदूक रखने के लिए फिट है या नहीं। अमेरिका में ऐसा कानून बनाने को लेकर छात्रों और अभिभावकों में बेहद गुस्सा है। कई बार इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, लेकिन अमेरिका में सरकार ने विरोध प्रदर्शन को दरकिनार कर स्कूल में हथियार लेने वाला कानून पारित कर दिया। जो देश खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश मानता है, उसने अपने लोगों को बंदूक रखने का कानूनी अधिकार दे रखा है और इसी अधिकार के कारण अमेरिका में हर साल सैकड़ों लोग फायरिंग की घटनाओं में जान गंवा रहे हैं। अमेरिका की नैतिकता और मानवाधिकार का हाल देखिए। लोगों के विरोध के बावजूद अपने देश से गन कल्चर खत्म नहीं कर पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो गन कल्चर है वो स्कूलों तक पहुंच चुका है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो बाइडेन के आने के बाद किस तरीके से इसमें बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, कुल घटनाएं 18 4 कॉलेज और 12 स्कूलों के अंदर हुई है। 2024 में 20 अप्रैल तक ऑलरेडी 18 गन कल्चर, गन वायलेंस की घटनाएं हो चुकी है। 9 मौतें हो चुकी हैं दोस्तों, ये बड़ी बात है। मतलब अभी आधा साल भी नहीं हुआ है, 9 मौतें बच्चों की हो चुकी है और 25 लोग घायल हैं। अब ये पहले के आंकड़े से आप कंपेयर करिए कितना ज्यादा है, और ये मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों। 2020 में अगर ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 21, 2021 में ये बढ़ के 73, 2022 में बढ़ के 79 और 2023 में बढ़ के 82, मतलब 4 गुना, मतलब 4 गुना 2020 से 23। मतलब जैसे ही जो बाइडेन आए दोस्तों, गन वायलेंस से 4 गुना ज्यादा घटनाएं हुई है। मतलब बच्चे दोस्तों अब ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के सारे फैसले वहां के प्रधानमंत्री या सेना नहीं लेती है। ईरान से डील करने की नई कोशिश पाकिस्तान को महंगी पड़ गई है और पाकिस्तान के बॉस अमेरिका ने ऐसी डांट लगाई है, ऐसी बुरी तरीके से इनको डांट लगाई कि इस्लामाबाद को उनकी नानी याद आ गई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईरान से यारी पाकिस्तान को कैसे पड़ी भारी। दोस्तों, पाकिस्तान अपने मुल्क में कोई भी फैसला करने से पहले या तो अमेरिका से पूछता है या फिर चीन की इजाजत लेता है। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ऐसा नहीं किया और इस बार गलती जो है पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, क्योंकि पाबंदियों का खतरा आ रहा है। पिछले 3 देशों से ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से दोस्तों पाकिस्तान के दौरे पर थे। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिलकर बिजनेस का प्लान बनाया था। शहबाज ने बड़े बड़े दावे किए थे, ऐसा लगा मानो ये दोनों देश मिलकर बड़ी ताकत के रूप में मर्ज होंगे। हालांकि पाकिस्तान ने प्लान बनाने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नहीं पूछा। यही गलती हो गई दोस्तों, और अमेरिका ने जो कहा उसे सुनकर इस्लामाबाद में इमरजेंसी वाली हालत हो गई। जब शहबाज और रईसी ने बिजनेस बढ़ाने की मीटिंग की, उसी वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को नतीजा भुगतने की धमकी दे दी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को 3 दिनों के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। शहबाज शरीफ ने उनका भव्य स्वागत किया। ईरान पाकिस्तान ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 8 MOU पर साइन भी किए। दोनों देशों के बीच एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी सालों से अटका है। रईसी ने बड़ा टारगेट दिया और कहा कि दोनों देशों के बीच कम से कम $10 अरब का व्यापार होना चाहिए, पर दोनों देशों का यह सपना तुरंत ही टूट गया। अमेरिका से पाकिस्तान को मिले आदेश से साफ शब्दों में ईरान का जिक्र है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान दिया कि जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर बैन लगने का खतरा है। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की खुशामद भी शुरू कर दी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। शहबाज सरकार ने अमेरिका से बहुत मिन्नतें की। इस्लामाबाद ने अमेरिका के सामने भारत का एग्जाम्पल रखा। दावा यह किया गया कि अगर भारत को अपनी मर्जी से बिजनेस करने की छूट है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं। शहबाज शरीफ ने ईरान के सहारे कंगाली दूर करने का जो प्लान बनाया वो फेल हो गया।
इस्लामाबाद में एक बार फिर शहबाज के कटोरे का मजाक उड़ाया गया। इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद के बाद श्रीलंका गए और पाकिस्तानियों को लग रहा है कि जाते जाते वो पाबंदी का गिफ्ट देते गए। इस्लामाबाद में चर्चा है कि आज ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन अमेरिका के निशाने पर है। कल अमेरिका ने पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर से हटने के लिए कहा तो क्या होगा? पाकिस्तान की हालत देखिए। जैसे ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर का नाम अपनी जुबान से लिया, तभी अमेरिका से बैन लगाने की बात होने लगी। शहबाज ने रईसी के साथ कश्मीर पर बयानबाजी का जो सपना देखा, वो सपना पूरा नहीं हुआ और ईरान से यारी पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति जब पाकिस्तान में थे, उसी समय पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ पाकिस्तान से चीन रवाना हो गए थे। दावा यह है कि नवाज शरीफ प्राइवेट विजिट पर चीन गए थे। पाकिस्तानी खुद ही सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट विजिट के बीच नवाज पाकिस्तान से बाहर क्यों गए। अब पता चला है कि पाकिस्तान ने अलग अलग देशों में अपना कटोरा भेजा है दोस्तों, और ये कटोरा कैसे भेजा है? और नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तानी पीएम के बड़े भाई हैं, उनको हाथ फैलाने के लिए चीन भेजा गया है, जहां वो शी जिनपिंग से मदद मांगेंगे। अमेरिका के सामने हाथ फैलाने के लिए पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब को इस समय वॉशिंगटन की विजिट पे भेजा गया है। वो बाइडेन के सामने कटोरा रखेंगे दोस्तों, और शहबाज शरीफ खुद इस्लामाबाद से बैठकर इन दोनों देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतलब क्या है। मतलब यही है दोस्तों कि पाकिस्तान में रेस चल रही है कि कौन किस देश से कितनी अधिक भीख मांगेगा, कितना अधिक पैसा लेगा। पाकिस्तानी कटोरे में कौन पैसा देगा, ये इस वक्त जो है इसी की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए पाकिस्तान से स्पेशल रिपोर्ट। क्या नवाज शरीफ खुद ही कटोरा लेकर चीन पहुंच गए हैं? नवाज के चीन दौरे पर पाकिस्तान में कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? इस्लामाबाद में जितने मुंह उतनी बातें सुनाई दे रही हैं। कोई कह रहा है कि नवाज अपना मेडिकल चेकअप कराने गए हैं, तो कुछ इसे पर्सनल ट्रिप बता रहे हैं। दावे ये भी हैं कि नवाज पाकिस्तान पंजाब में चीन की कंपनियों से इन्वेस्टमेंट की मिन्नतें करने गए हैं। नवाज शरीफ की बेटी पाकिस्तानी पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। जी न्यूज़।